पहला स्टॉक जो आपके रडार में होना चाहिए, शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड। माइक्रो कैप कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात, जब से लिस्ट हुई है तब से गिर रही है और नीचे अभी आपको ये दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही टाइम है इसे बाय करने का, लेकिन जिन्होंने भी लिस्टिंग पे लिया होगा उनसे तो बेटर प्राइस पे अभी है ही। थोड़ा और चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि 70% प्रमोटर के पास होने के बावजूद 4.88% FII और 7% का ह्यूज जो स्टेक होल्डिंग है वो DII के पास है। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ये मुझे देखने को मिल रहा है। उससे अच्छी चीज़ जो आप लोगों को देखने में लगेगी वो ये कि इसके रिवेन्यूज़ भी देखेंगे तो बढ़ रहे हैं, और उससे अच्छी बात इसका प्रॉफिट डबल से ज़्यादा और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये यहाँ से कितना और नीचे गिरेगा मुझे ये पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इसे अपने मंथली SIP लेवल में बाय कर सकता हूँ। उतनी मुझे कॉन्फिडेंस इसके अभी तक के फंडामेंटल से मिल रही है। न्यूज़ वाइज जो भी चल रहा हो आप शेयर करना, अगर कुछ वैसे बहुत बुरी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये गिर रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरे लेवल्स की बात है, अगर मुझे इसी महीने सितंबर में ये गिरते गिरते 205 रुपये से नीचे अगर मिलता है तो मैं ये बाय करूँगा। बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकली जो हमारे पास डेटा है वो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जो भी मैं सबसे छोटा, अगर किसी के लिए छोटा अमाउंट 10,000 होता है, किसी के लिए 50,000 होता है, किसी के लिए 5 लाख होता है, तो जो भी आपका छोटा अमाउंट है वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 205 के लेवल पे। बाकी यहाँ से अगर और नीचे जाता है तो मैं बेचने वाला नहीं हूँ। 205 के नीचे अगर बहुत ज़्यादा गिरता है तो मैं इसमें टेक्निकल लेवल्स थोड़े और बनने की वेट करूँगा, इंडिकेटर्स थोड़े और डेटा मुझे शो करेंगे उसकी वेट करूँगा, प्लस हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अगले इन्वेस्टर एक्शंस की जो डेटा मिलेंगे उनके बेसिस पे हम इसमें एवरेजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, ये शायद ASM कैटेगरी में अभी लगा हुआ है, तो जिन लोगों के पास ASM कैटेगरी वाले स्टॉक्स के लिए कोई जगह नहीं है वो इनसे दूर रह सकते हैं। प्लस वो लोग भी जो लॉट में स्टॉक्स नहीं खरीदते, क्योंकि अगर ये स्टॉक आपको चाहिए तो कम से कम 1200 स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, SME स्टॉक है ये, तो अगर आप SME स्टॉक नहीं लेते तो इसे आप इग्नोर करो कम्प्लीटली। तो बेसिकली अगर आप 10,000 50,000 लगाने वाले हो तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। बट अगला स्टॉक कैरिसल लिमिटेड SME स्टॉक नहीं है, आप कितने भी अमाउंट से इसे ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं, इस लेवल पे नहीं, क्योंकि डेट देख सकते हैं कोई बहुत कम नहीं है, और इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो कोई बहुत खास देखने में नहीं है। यहाँ से तेज़ी तो बहुत सारे ही स्टॉक्स में आई हुई है, लेकिन उसे मेंटेन बहुत कम ही स्टॉक्स कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न देखने को मिला है, हो सकता है यहाँ पे भी देखने को मिले। अगर इसमें थोड़ा बहुत स्टेक बाय करना है तो इसके फंडामेंटल्स का अच्छा होना ज़रूरी है, प्लस थोड़े नीचे लेवल्स पे बाय करना ज़रूरी है। ओपनली बोलूँ तो मुझे लगता नहीं है कि इस महीने ये मेरे मंथली SIP लेवल पे आएगा, क्योंकि वो 680 के आसपास है और अभी ये कहाँ पे चल रहा है, 800 से भी ऊपर। तो इतनी जल्दी सितंबर में ही ये 680 के आसपास आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले महीनों में शायद इसमें चांसेस मिल सकते हैं। अभी थोड़ा मुझे ये महंगा लग रहा है। एक बार इसके हम लोग PE रेशियो देख लेते हैं। तो PE रेशियो में सेम इसके चार्ट के जैसा ही हाल है, लेकिन इसे सिंपल करने के लिए हम लोग 3 साल का कर लेते हैं। तो यहाँ पे EPS बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मीडियन के पास या मीडियन के नीचे बोल सकते हैं इसका PE चल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप अभी ले भी लोगे तो कोई ख़राब नहीं है। ये PE रेशियो बोल रहा है, लेकिन मैं मेरी सेफ्टी के लिए 680 के आसपास का लेवल कंसिडर करके बैठा हूँ। इसके नीचे अगर ये जाएगा तो ही मैं इसमें एंटर करने का रिस्क लूँगा। बाकी कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन अगर इसे पिछले टाइम से करें तो अभी के टाइम में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इवन प्रमोटर्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास इन्होंने बेचा नहीं है लॉन्ग रन में। FII ने अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, DII ने भी अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये लग रहा है। अगर ये देख के आप आए हो तो आप इस पोजीशन में बाय करना चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एंटर कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल बता रहा था कि मैं नहीं करूंगा एंट्री अभी इसमें, मैं थोड़ा वेट ही करूंगा, मिस हो जाता है तो मिस हो जाए। बाकी अगर आपके पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी है तो 1300 के लेवल पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। अगला स्टॉक कई सारे लोगों का फेवरेट है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। देख सकते हैं मिसाइल वगैरह बनाती है ये कंपनी, मैक्सिमम प्रमोटर्स होल्डिंग है, डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, डेट फ्री कंपनी है। चार्ट आके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के।
ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ ये ऊपर जा रहा है और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये जो आप ग्रे ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज देख रहे हो ना, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है ये। तो इसको यहाँ पे इसने टच किया, ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे भी शायद टच करके ये ऊपर जाएगा, जो कि जा भी सकता है। फंडामेंटल्स वगैरह और चेक कर लेंगे हम, लेकिन इसमें मेरी एंट्री कहाँ पे होगी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो बिल्कुल इसमें एंट्री मत करना इस लेवल्स पे। मैं इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगा, अगर इसी महीने सितंबर में ये 1080 या 85 के आसपास आ जाता है या इसके नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी लूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फेवरेट जो इसमें लेवल्स होंगे ना, वो 1000 रुपये के नीचे जाने के बाद बनेंगे। ये हो गई एक बात। अब मैं इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कब करूँगा? देखिए, किसी भी रीज़न से अगर ये बहुत ज़्यादा गिरते गिरते 700 या 750 के रेंज में आना शुरू करता है, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल लग रहा है, तब मैं बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगा। कितने लंबे टाइम के लिए ये श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक ये सरकार है तब तक तो रहूंगा ही इसमें होल्ड करके, अगर मुझे ये इस लेवल पे मिल जाता है तो। अब इसका पीई रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम का पीई रेशियो देखने से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो 3 साल का कर लेते हैं। यहाँ पे ईपीएस ज़बरदस्त बढ़ते हुए दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ये गिरता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ही इसका पीई भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये काफ़ी ऊपर है, हमारे पास पीई रेशियो भी यही बोल रहा है कि हमारे पास टाइम है, राइट। तो इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब हमेशा पीई रेशियो सही नहीं होता, लेकिन मैं इसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें वेट करूँगा, मैंने पहले ही बोल दिया बिना चार्ट देखे ही। इन्वेस्टर्स में आके हमको देखने की कैसे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे एफआईआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, डीआईआई ने अपना स्टेक बहुत हेवीली कम किया है, जो कि पब्लिक के पास गया है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। एफआईआई का तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन उससे ज़्यादा नेगेटिव ये है कि बहुत बड़ा स्टेक जो है पब्लिक ने ख़रीदा है। तो रीज़न यही हो सकता है कि स्टॉक कभी गिर नहीं रहा था, अब ये लेवल से ज़्यादा गिर रहा है, तो इसीलिए लोगों ने यहाँ ख़रीदा होगा, और थोड़ा गिरा तो और ख़रीदा होगा, अब थोड़ा और गिरेगा तो लोग पैनिक करके बेचना शुरू करेंगे। ओके, तो यही होता है मार्केट में, लोग होल्ड करना जिस दिन सीख जाएंगे ना, उस दिन पैसा बनाना भी सीख जाएंगे। तो मैंने मेरे लेवल्स बता दिए आपको, तो पैनिक मत करने लग जाना। अगर आप इसे रख रहे हो तो रखे रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये खड़ी चढ़ाई चढ़ा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बैलेंस करेगा ही, वही बैलेंसिंग वगैरह इसमें अभी चल रही है। बाद में आप देखोगे तो ये जो इतना बड़ा फॉल दिख रहा है ना, वो इतना छोटा हो जाएगा जब आगे चार्ट बनेगा ना, तो ये भी जो है इतना छोटा ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला स्टॉक किसको नहीं पता, सबको पता है, जो भी रेलवे वगैरह के स्टॉक्स देख रहे थे। इरकॉन इंटरनेशनल बहुत ही फेवरेट लोगों का स्टॉक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने क्या पैसा बना के लोगों को दिया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो अच्छा खासा फेवरेट स्टॉक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा ही है इसमें। इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेक कम हुए थे, जो कि कहाँ गए थे, पब्लिक के पास। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ मुझे लगी थी, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, और ये गया है किसके पास, डीआईए के पास, ठीक है। तो ठीक ठाक ही लग रहा है, बहुत ख़राब भी नहीं लग रहा, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी हो नहीं रहा। और अगर इसके पीई रेशियो में आके चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर अपने मीडियन से इसका पीई चल रहा है। ईपीएस में कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्त इसका ईपीएस दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट्स बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके बहुत लंबे टाइम से। लेकिन इससे ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग शायद अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं। अब ये यहाँ से पलटेगा या कहाँ से पलटेगा पता नहीं, लेकिन मेरी जो कंफर्टेबल बाइंग होगी, जैसे मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, इनफैक्ट रेलवे का कोई स्टॉक नहीं है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अभी इतनी जल्दी एवरेजिंग करना मुझे तो सही नहीं लगता। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और इसमें बाइंग करना ही चाहते हो, तो अगर आप इस मूविंग एवरेज वाले फंडे को फॉलो करते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप एंटर करना चाहो या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि 180-85 के नीचे जब ये जाएगा ना, तभी एक थोड़ा बहुत अच्छा सेफ लेवल होगा इसमें एंटर करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से। सेम गोज़ फॉर आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें भी आप चार्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उसी का चार्ट देख रहे हो जो भी आपने देखा था यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ ये फॉल अगर नहीं दिखता ना, तो आपको ऐसा लगता है आप इरकॉन का ही चार्ट देख रहे हो। तो सेम इसमें भी वैसे ही तेज़ी है, और अभी लोग सोच रहे हैं कि शायद ये एक मौका हो, तो अभी वेरीफाई कर लेते हैं। बाकी फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो बड़ी कंपनी तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, डेट भी इरकॉन के जैसा ही है। और इसमें एक जो चीज़ नेगेटिव है वो ये कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है कम है, और उसमें से भी अराउंड
4.25% के आसपास जो है इन्होंने गिरवी रखा है प्रोमोटर्स ने। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% के नीचे है तो कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है सो है। डिविडेंड देने वाली कंपनी है, फिनेंशियल्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लॉन्ग रन में कम हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी कम हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है तो ये या तो FII DII या तो प्रमोटर के पास गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है FII के पास 10% और DI के पास बहुत ह्यूज 1% रखा हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खराबी नहीं दिख रही मुझे, ठीक ठाक दिख रहा है। आप प्लेजिंग वाला जो पार्ट है वो इसे इग्नोर कर सकते हो। ओके, चलिए अभी इसका लॉन्ग टर्म चार्ट तो हमने देख लिया। अगर इसका PE रेशियो देखें तो अभी मीडियन से बहुत ऊपर इसका PE अभी दिख रहा है। अगर इसे 3 साल का कर दें तो मीडियन के थोड़ा पास आता हुआ दिख रहा है। EPS यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा बहुत वेट किया जा सकता है, ऐसा फील हो रहा है। मैं पर्सनली इसमें वेट कर रहा हूँ। आप भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते कि वेट कर रहा हूँ कितना ज़्यादा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। होपफुली सिचुएशन चेंज होगी, हमारे लेवल्स पे स्टॉक्स आएंगे और दोबारा हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। मैं इसको कंसिडर करूँगा अगर ये 175 के नीचे जाता है तो ही, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूँगा। जब मैं इतने सारे स्टॉक्स को इग्नोर करने वाला हूँ तो मैं आपको बता के रहा हूँ ताकि आप डिसीजन सोच समझ के लो। ठीक है, बाइंग करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। शायद आप उस रीजन को ढूंढ रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं वो सब आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगला स्टॉक जो है ये इस वीडियो का लास्ट स्टॉक है, GKW लिमिटेड। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ ये हमारे लेवल पे है, तो नहीं, ये भी हमारे लेवल पे नहीं है। इनफैक्ट आप 8% का देखोगे, आज इसमें गिरावट हुआ है, फिर भी ये हमारे लेवल पे नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त है, फिनेंशियल ज़बरदस्त है, डेट फ्री कंपनी है, तो नो डाउट ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे ट्रैकर में रखने लायक है। लेकिन इसका PE देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री PE से कितना ये ऊपर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग चार्ट वगैरह देखने से पहले यहाँ पे एक बार इसका प्रोमोटर्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर तो देख लिया हमने कि प्रोमोटर 1% भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है शुरू से ही। और इसमें फिर पब्लिक से कुछ खींचा है क्या? नहीं, पब्लिक से कुछ नहीं खींचा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ FII के पास कोई स्टेक नहीं था तो DII से धीरे 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 ये खींचते जा रहे हैं स्टेक। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्टेक FII से खींचा और DII के पास इतना बचा। तो अभी लास्ट क्वार्टर से देखेंगे तो कुछ भी चेंजेस किसी में भी नहीं हुए हैं। पूरा मार्च 2024 और जून 2024 का सेम है डेटा। तो ये देखने से ठीक ही लग रहा है। बिगनर्स के लिए सोचा जा सकता है कि लेना है या नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो है अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसके मैक्सिमम टाइम के चार्ट में आ जाते हैं तो इसमें भी बहुत लंबे टाइम तक इसने बोर किया था और अभी रिसेंटली ही इसमें बहुत तेज़ी आई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि GKW में तेज़ी क्यों आई है, क्या इसमें न्यूज़ है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए इसका PE रेशियो देख लेते हैं। PE रेशियो हम लोग 3 साल का करके देखते हैं तो यहाँ पे हमको EPS गिरता हुआ और PE बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अभी इसमें एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे ये कितना भी अच्छा दिख रहा हो। मैं इसमें दोबारा डिस्कशन करना शुरू करूँगा अगर मुझे ये 185 के नीचे मिलता है आता हुआ। आई एम सॉरी, मैं पिछले स्टॉक के जोन में ही चल रहा था। मैं इसमें दोबारा डिस्कशन करूँगा अगर ये 2280 के नीचे आता है तो। 2280 कहाँ पर है? यहाँ कहीं पर है। ठीक है, इस लेवल पे, ये जो लेवल था इसी लेवल पे कहीं पर 2280 या 2300 मान लो, यहीं इसके नीचे अगर ये आपको जाता हुआ दिखता है तो आप मुझे रिमाइंड कर देना। अदरवाइज मैं इसके ऊपर दोबारा एक बार इसे चेक कर लेंगे और आगे देखेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर और नीचे के लेवल्स बनने चाहिए। एक चीज़ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि ये शायद लंबा गिर सकता है। अगर नहीं गिरा तो फिर तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए इसे इग्नोर करने वाला हूँ, बहुत ही लंबे टाइम के लिए, क्योंकि फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हो, मैं किसी स्टॉक के पीछे इस तरह से नहीं भागता कि मुझे वो स्टॉक भागता हुआ स्टॉक भी चाहिए। ऐसा मैं नहीं करता कभी भी। बहुत सारे लोग इससे भी पैसा कमा लेते हैं लेकिन कई बार फंस जाते। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स रहने देते हैं। कुछ आपके फेवरेट स्टॉक्स अगर रह गए हों तो कमेंट करके आप पूछ लिया करो। मैं जब भी वीडियो पूरे दिन में बनाता हूं तो मैं उन स्टॉक्स को डिस्कस ज़रूर कर लेता हूं। ओके, तो मेक श्योर यू कमेंट और पिंग मी ऑन टेलीग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।